विपक्षी विधायकों के क्षेत्र की होगी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा। बैठक में कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक होंगे शामिल। क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में लेंगे जानकारी। केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों का दल रवाना। सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करेंगे सेवादार। 24 और 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं पर होगी हेली पुष्प वर्षा। सीएम धामी ने की पेयजल विभाग की समीक्षा। सभी जिला अधिकारी और विभाग के अधिकारी से लिया पेयजल स्थिति का फीडबैक। पेयजल समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने के दिए निर्देश। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में कहीं बर्फबारी तो कहीं हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा करेंगे। विपक्षी विधायकों के साथ में सीएम की आज बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। बता दें कि आज समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। विपक्षी विधायकों के साथ में सीएम बैठक करेंगे। बैठक में कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। तो देखिए, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी विधायकों से फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं और विकास कार्यों की जानकारी भी सीएम ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज विपक्षी विधायकों के साथ में बैठक करने वाले हैं। विपक्षी विधायकों के साथ में सीएम की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। चलिए जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, कितने बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी? वैष्णवी, आज मुख्यमंत्री विपक्षी विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं और इसमें कह सकते हैं कि इस बैठक में बसपा हो या फिर कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, तमाम विधायक जो है आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी जो विधायक है उनके क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें किस तरीके से मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उसको लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो विकास कार्य क्षेत्र में चल रहे हैं उसको लेकर के जो फीडबैक है वो एक तरीके से लिया गया था। अब उसी स्थिति में एक तरीके से उस समय यह आरोप भी बाकायदा विपक्षी विधायकों की तरफ लग रहे थे कि सरकार एक तरीके से पूरे प्रदेश की होती है और ऐसे में विपक्षी विधायकों के क्षेत्र की भी समस्याएं हैं और वहां पर भी तमाम जो विकास कार्य चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कोशिश होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र की भी समीक्षा बैठक हो। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री ने ये तय किया है कि तमाम जो विपक्षी विधायक है उनके क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी, जिसमें तमाम जो विपक्षी विधायक हैं वो भी शामिल रहेंगे और साथ ही साथ ये चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो उनके क्षेत्र में घोषणा की गई है उनके क्या कुछ रिपोर्ट है, किस तरीके से उसमें काम किया जा रहा है, कौन कौन सी योजना पूरी हो चुकी है, कौन कौन सी योजना भी एक तरीके से निलंबित पड़ी हुई है, उसमें क्या कुछ किया जा सकता है कि जिससे कि जल्द से जल्द योजना भी पूरी हो। तो ये कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण बैठक आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। सचिवालय में 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम अधिकारियों के साथ साथ जो विपक्षी विधायक हैं वो एक तरीके से बैठक में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आकाश, लगातार विपक्षी विधायक भी आरोप लगाते रहे कि विकास कार्य नहीं होते, तो कैसा विकास उनके जो क्षेत्र में है वो चल रहा है और क्या फीडबैक है उसका? देखिए, बिल्कुल आज जो बैठक होने वाली है काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगाता रहा है कि उनके क्षेत्र में जो है सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो विकास योजनाएं हैं वो एक तरीके से उनके क्षेत्र में नहीं हो पा रही हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणाएं की भी जाती हैं उस पर भी कोई अमली जामा जो है अधिकारी नहीं पहनाते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो योजनाएं और ये वो घोषणाएं जो है निलंबित पड़ी रहती हैं। तो कह सकते हैं कि आज तमाम जो योजनाएं हैं या फीडबैक है वो सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ बैठ करके लिया जाएगा और कोशिश ये रहेगी विपक्षी विधायकों की भी कि वो मुख्यमंत्री को वास्तविक स्थिति से जो है अवगत करा सकें कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, किस तरह की कितनी सड़कें उनके क्षेत्र में बनी है या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणाएं उनके क्षेत्र में की गई थी उनमें कितना काम किया गया है। तो कह सकते हैं कि आज विपक्षी विधायक खुलकर के अपनी बात एक तरीके से रखते हुए नजर आएंगे और कोशिश यही रही कि विपक्षी विधायकों की सरकार की ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है कहीं ना कहीं जिसमें अधिकारी भी मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे और उसके अलावा जब विधायक भी मौजूद होंगे
तो कह सकते हैं कि तीनों के तालमेल के तहत कहीं ना कहीं ये चर्चा भी होगी कि कितना काम हुआ है, और विपक्षी विधायकों को ये बताने का प्रयास सरकार करेगी कि उनके क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है, कोई भी सौतेला व्यवहार उनके क्षेत्र में नहीं किया जा रहा है। बाकायदा जिस तरीके से बीजेपी विधायकों को प्रायोरिटी के तहत काम किया जा रहा है उनके क्षेत्र में विकास कार्य, उसी तहत जो है विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। और विपक्ष के विधायकों की भी कोशिश ये रहेगी कि मुख्यमंत्री को बताएं कि उनके क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा है और किस तरीके का जो काम है उसका फीडबैक क्या कुछ है, या फिर किस तरीके से वहाँ पर अधिकारी उनकी बातें नहीं सुनते हैं या फिर उनके क्षेत्र में काम को जो है तवज्जो नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज की बैठक काफी खास है, और ऐसे में कह सकते हैं कि इन तमाम बैठक का क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, किस तरीके से विपक्षी विधायक अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री को बताते हैं और मुख्यमंत्री उसमें क्या कुछ निर्देश देते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल आकाश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है और देखना होगा कि क्या कुछ विकास कार्यों का फीडबैक इस बैठक में मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए पेयजल से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के साथ में किया जाए। सभी जिलाधिकारी, पेयजल विभाग के अधिकारी जिलों में ग्राम स्तर तक पेयजल स्थिति का फीडबैक ले, साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक काम करने की उन्होंने आवश्यकता बताई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाने के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में भी काम किए जाए। सितारगंज तहसीलदार की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों के साथ कई लोग भी मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठक में पहुंचकर पुलिस को भरोसा दिलाया कि ईद का त्योहार बड़ी अमन चैन के साथ मनाया जाएगा। साथ ही पुलिस ने सभी से अपील की कि त्योहार को शांति के साथ में मनाया जाए और अशांति फैलाने वालों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। ईद के संबंध में आने वाले 22 या 23 को संपन्न हुई, उस संबंध में इस क्षेत्र के मौजूद लोगों को, जिसमें दोनों फरीक शामिल हुए, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और हमारी तरफ से भी पानी और साफ सफाई और ट्रैफिक इस संबंध में हम लोगों को फैसिलिटेट कराना है और अच्छे से माहौल में ये अमन कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई है और सभी ने हमें भरोसा दिलाया कि सब सहयोग करेंगे और इस त्यौहार को अच्छे से मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को इस बार प्रसाद के रूप में चौलाई से बनने वाला यमुना भोग प्रसाद में मिलेगा। चावल के साथ चौलाई से बना प्रसाद यात्रियों को दिया जाएगा। रामदाने को स्थानीय भाषा में चौलाई कहा जाता है। खरसाली गांव के ग्रामीण आजीविका संस्था के साथ मिलकर चौलाई के लड्डू तैयार कर रहे हैं। यमुनोत्री मंदिर समिति ने इसकी अनुमति ली गई है और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने भी इस पहल की तारीफ की है। पहले हमारे बुजुर्गों के द्वारा इसी प्रकार से घर में उगाई गई फसलों से जो निर्मित जो दान होती थी उसका ही प्रसाद दिया जाता था और वर्तमान में हमारे जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा आजीविका संस्था के साथ साथ नाबार्ड के साथ साथ मिलकर के जो व्यवस्था शुरू की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे पर्यटन से जुड़े लोग या तीर्थाटन से जुड़े हुए लोग जो भी यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, माँ यमुना के अनुयायी आते हैं, वो इस प्रसाद को जब ग्रहण करेंगे। हम और मंदिर समिति और ग्राम सभा मिलके यहाँ पर जो हमारा लोग रामदाने के यहाँ पे लड्डू बना रहे हैं और काफ़ी मात्रा में क्या है प्रसाद के रूप में लोकल क्या है, तो इस बार हमने चलाए हैं। छोटे से लेकर बड़ा हमने इसमें पैकेज रखा है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड में कुश कल्याण बुग्याल पर्यटन के प्रसिद्ध है। टूर कर लौटे 55 छात्र छात्राओं की ग्रुप ने अपने अनुभव साझा किए, जिन्होंने बताया कि बुग्याल एक खास आकर्षण का केंद्र है, जहां कई तरह की सुंदर घाटियां और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कुश कल्याण बुग्याल बीते 4 महीने से बर्फ से ढका हुआ है, जहां सैलानी आइस स्कीइंग का खूब मजा लेते हैं।
खबर यमुना घाटी से है, जहां पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल ने उद्यान विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली भारी अनियमितताएं को देख विधायक ने नाराजगी जताई। उद्यान में सूखे पौधों पर उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के नाम पर विभाग और फर्म ने 61,53,000 ठिकाने लगा दिए। कहा बाग में पहले अखरोट के 18,000 पौधे लगाए थे, पर एक भी पौधा टिक नहीं पाया। उन्होंने उद्यान विभाग पर कई आरोप लगाए। अन्य विधायक जी के द्वारा यहाँ पर जो कमियां पाई गई है उनके द्वारा, उसके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। जो कमियां उनको कल यहाँ पे नजर आई है, आगे हम उस पर सुधार करते हुए दोबारा इस प्रकार की कमियां उनको नहीं दिखाएंगे। और जब हमारा काम जो है 50% के लगभग हम समझे कि हमारा काम सफल हो रहा है, हम माननीय विधायक जी का तहे दिल से यहाँ राजकीय उद्यान जरमोला का निरीक्षण करवाएंगे, उनका भ्रमण करवाएंगे। हम भी तो चाहते हैं हमारे अच्छे विधायक जी हैं और यहाँ पर आकर के जो है हम हमारे मार्गदर्शन करते रहें और क्षेत्रीय जनता का भी मार्गदर्शन करते रहें। ये हमारी। हल्द्वानी में ईद त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसएसपी पंकज भट्ट ने विशेष दिशा निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि ईद के दिन बाहर के 2 पहिया वाहन की एंट्री बंद रहेगी, केवल 2 पहिया वाहनों को ही प्रवेश दिया जाएगा। एसएसपी ने पर्यटन सीजन का हवाला लेकर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए। सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि कल तक वो मीटिंग कर लेंगे आपका संभ्रांत लोगों की। इसके अलावा जितनी ड्यूटियां लगनी हैं वो उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार भी हम लोग पिछले बार की तरह जो बाइकर्स नैनीताल जाते हैं ईद के दौरान और ईद के बाद, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैची धाम में भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है, उसका जो हम लोगों ने प्लान बनाया उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें रानीखेत जाने वाले छोटे वाहनों को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसमें हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और जो रानीखेत जा रहे हैं वाहन, उनको जो छोटे वाहन हैं वो जाएंगे वहाँ से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो न्यायालयों से लंबित वाद और संबंध और आपका जो तामील नहीं हो रहे हैं उसको लेकर के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर इसमें किसी की आपका कोताही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा 2023 को शुरू होने में मात्र 4 दिन शेष बचे हैं, जिसको लेकर यहां हर सरकार कई दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा से जुड़े ट्रेवल्स व्यवसायी चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या समिति किए जाने से परेशान है। उनका कहना है कि संख्या समिति करने से आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि चारधाम यात्रा को आने वाले श्रद्धालुओं की ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। वहीं चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री का कहना है कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को चार धाम में दर्शन कराए जाएंगे और जो गाइडलाइंस है उस पर पुनः विचार किया जाएगा, ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा सके। तो बहुत उत्साहित है, बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत लोगों द्वारा पूछताछ की जा रही है। हमारे जो टूर ऑपरेटर्स हैं अलग अलग शहरों में, देश भर के कोने कोने से उनके फ़ोन आ रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत इस बात में आ रही है कि सरकार द्वारा जो संख्या निर्धारित की गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके अंतर्गत उनकी एक संख्या निर्धारित है, उससे ज़्यादा उस तारीख में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं। हमने सरकार से निरंतर ये मांग की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ा सकारात्मक आश्वासन भी दिया है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहुत जल्दी की जा रही है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस यात्रा करने का मौका मिलेगा। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए और जो लोग हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस आजीविका का भी प्रमुख साधन है, उनके आजीविका भी प्रभावित हो। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बता दें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई, केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ और चंपावत में भी बारिश
और ठंड से लौटी है और निचले इलाकों में बारिश हुई। चारधाम यात्रा व्यवस्था में लगे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। बता दें कि एक बार फिर मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदला है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई। केदारनाथ में भी बर्फबारी लगातार हो रही है। जोशीमठ और चंपावत में भी बारिश से ठंड लौटी है। निचले इलाकों में बारिश हुई। चारधाम यात्रा व्यवस्था में लगे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। बता दें कि चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है और उसी बीच ये मौसम में बदलाव काफी परेशानी खड़ी कर रहा है और तैयारियों में भी काफी परेशानी आ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ और चंपावत में भी बारिश से ठंड लौटी और निचले इलाकों में बारिश हुई है। चारधाम यात्रा व्यवस्था में लगे लोगों को भी इससे काफी परेशानी हो रही है। तो देखिए लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई और चारधाम यात्रा भी बता दें कि करीब है और इस बीच ये मौसम में बदलाव देखने को मिला है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ में भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ और चंपावत में भी बारिश से ठंड लौटी है। निचले इलाकों में बारिश हुई। चारधाम यात्रा व्यवस्था में लगे लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है। बता दें चारधाम यात्रा करीब है जिसकी तैयारियां लगातार की जा रही है और अब मौसम में बदलाव की वजह से कई परेशानी लोगों को हो रही है। चलिए जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार देखें तो मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है और चारधाम यात्रा भी करीब है जिससे कि कई परेशानियां खड़ी हो रही है। जी वैष्णवी, बिल्कुल मौसम ने उत्तरकाशी में करवट ली है और गंगोत्री और यमुनोत्री की मैं बात करूं तो यहाँ पे कल रात से ही जमकर बर्फबारी हो रही है और जो गौमुखी में बात करूं वहाँ की जो रेंज अधिकारी उनसे मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि 2 से 2.5 फीट वहाँ पे बर्फ पड़ चुकी है। जो इस समय जो यात्रा काल है बहुत टफ रहने वाला है। जी देखिए। बिल्कुल दीपक, लेकिन चारधाम यात्रा काफी नजदीक है तो क्या परेशानियां तैयारियों में आ रही है जो इस तरीके की बर्फबारी हो रही है उससे? जी गंगोत्री और यमुनोत्री में जो अधिकारी कर्मचारी यात्रा उसमें तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि वहाँ पे जो है बर्फबारी हो रही है और ऐसे में जो वहाँ पे होटल व्यवसायी हैं जो कि मतलब रहने की उनकी व्यवस्था करते हैं यात्रियों के लिए, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आ रही कि लगातार बर्फबारी हो रही है, जो उनकी सफाई वफाई हो रही है उसमें बड़ी समस्या आ रही है। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले जो वहाँ के वन क्षेत्र अधिकारी उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि इस समय जो है इस महीने बर्फबारी होना मतलब बहुत बड़ी बात है क्योंकि अनुमान इस समय जो है आदमी जो है हाफ टी शर्ट में घूमता है, लेकिन मैं अभी जिला मुख्यालय की बात करूं तो यहाँ भी आदमी स्वेटर में घूम रहा है। तो गंगोत्री में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। 22 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चारधाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री यही विराजमान है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यात्रा ड्यूटी में लगे जवानों को ब्रीफ कर दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि यात्रा के पहले 50 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु गंगोत्री यमुनोत्री धाम आते हैं। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 22 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। यात्रा की दृष्टि से जनपद उत्तरकाशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चारधाम में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं विराजमान है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। घाट से जो एक मार्ग जाता है, हाँ, उस पर हमने ड्यूटीज लगाई हुई है और वो जो है वन वे जो है घोड़ा खच्चर के लिए ही है कि जो राम मंदिर के आगे भंडेली घाट से जो डाइवर्ट होता है वहाँ पे सिर्फ घोड़े खच्चर को अलाउ करेंगे और फिर लौटते वक्त वो मेन मार्ग से ही आएगा। तो देखिए, लोहाघाट में चारधाम यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है और
22 अप्रैल से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। दरअसल लोहाघाट में अचानक तेज गरज के साथ में बारिश शुरू हुई। बारिश होने से पिछले दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। इस दौरान लोगों ने कहा कि ये बारिश आलू की खेती के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही क्षेत्र में जो वायरल फीवर और सर्दी जुकाम का प्रकोप चल रहा है उसमें भी राहत मिलेगी। फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चलिए सीधा आपको लिए चलते देहरादून, जहां प्रदेश भर में मॉक ड्रिल हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर एनडीए में मॉक ड्रिल कर रहा है। और 50 लोग हैं लगभग, वो प्रभावित हुए हैं। 5 लोग उनके संबंधित रूप से घायल हैं, जिनको स्टेबलाइज करके कंट्रोल लाया गया है सर। और जो बाकी लोग हैं उनको अपराधी की तरफ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में गर्मियां शुरू होते ही वन्य जीवों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो रही है, इसलिए वहां आबादी क्षेत्रों का रुख करते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व ने इस समस्या से बचने के लिए रिजर्व की सभी रेंजों में दर्जनों वाटर होल्स तैयार किए हैं। साथ ही इनमें वाटर होल्स में पानी भरने और साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी गई है। जंगली जानवरों की सुविधा के लिए राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से कुछ नए वाटर होल्स भी तैयार किए गए हैं। में वन्य जीवों के लिए पीने का पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ये हमेशा से वाटर होल का जो मेंटेनेंस और जो उनका नया निर्माण है ये राजाजी टाइगर जू की प्राथमिकता रही है। इसी की अगर मैं बात करूँ टाइगर जू के अंतर्गत लास्ट ईयर ही 2 बड़े जलकुंड बनाए गए, लगभग 1-1 लाख लीटर कैपेसिटी के हैं। एक चीलावली रेंज में बनाया गया है, एक रवाशी रेंज में बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे पहले से ही जो जलकुंड थे उनकी भी मरम्मत करा ली गई है। इसके अतिरिक्त कुछ नए कच्चे वाटर होल बनाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं कि आगामी जो ग्रीष्मकाल जो और अभी आगे बढ़ेगा मई जून में, उसमें किसी भी प्रकार से वन्य जीवों को पीने के पानी की दिक्कत। वन्य जीव प्रेमियों के लिए ये खुशखबरी है कि सुमना बॉर्डर क्षेत्र में दुर्लभ हिम तेंदुए ने दस्तक दी है। वहां सुमना इलाके में चहकदमी करते नजर आया है। पार्क प्रबंधन ने कैमरों में उसकी तस्वीर कैद हुई है। बर्फबारी सीजन में ये तेंदुआ हर साल आता है। लोहाघाट के पूर्व सैनिकों और व्यापारियों ने सैनिक विश्राम गृह की दुकान के सामने कई टैक्सियां खड़े रहने पर आपत्ति जताई है। लोहाघाट के सैनिक विश्राम गृह के सामने टैक्सियां नंबर से न लगने और व्यापारियों की दुकानों के सामने वाहन लगाने पर पूर्व सैनिकों और व्यापारियों ने विरोध जताया है, क्योंकि वाहन खड़े होने से व्यापारियों का व्यापार ठप्प हो रहा है और दुकानों पर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एसओ लोहाघाट मनीष खत्री को ज्ञापन देकर व्यवस्था दुरुस्त
मुक्त करने की मांग उठाई है। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।